हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। अपने लास्ट लेक्चर में दैट इज लेक्चर नंबर 103 में हमने नेशनलिटी, एक्स्ट्राडिशन और असाइलम को डिटेल में कवर किया था। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले लेक्चर नंबर 103 देखें, उसके बाद ही इस लेक्चर पे आए। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर में हम अपने प्रीवियस लेक्चर के टॉप एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। So let's start today's lecture. Nationality primarily signifies a person. तो nationality क्या signifies करता है? Citizenship of a state. हमने nationality और citizenship में difference भी देखा था। Which of the case defined nationality as a legal bond having basis of social fact of attachment? तो ये important case आपने याद रखना है, नोट बम केस 1955। नोट बम केस 1955। हिंदू मैरिज एक्ट कब आया था? तो हिंदू मैरिज एक्ट भी आया था 1955 में। चलिए नेक्स्ट है नेशनलिटी। नेशनलिटी इज रिगार्डेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टैट्यूट? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का स्टैट्यूट हमने देखा था, तो उसमें कौन सा आर्टिकल है जो नेशनलिटी की बात करता है? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 38। आर्टिकल नंबर 38 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल ऑफ जस सोलाई। तो जस सोलाई और जस सिंग्वेनस में हमने डिफरेंस देखा था। जस सोलाई का मतलब है प्लेस ऑफ बर्थ। हमने एग्जांपल दी थी, अगर एक कपल यूएसए में रह रहा है तो उनका बच्चा वहां पैदा होता है तो उसको सिटीजनशिप यूएसए की मिल जाएगी, तो प्लेस ऑफ बर्थ। तो दूसरा क्या था? जस सिंग्वेनस मीन्स डिसेंड, पेरेंट का डिसेंड कहाँ है? तो वो पेरेंट्स जो हैं वो इंडिया के हैं और इंडिया का उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है जहां उसके पेरेंट्स पैदा हुए होंगे। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए आगे। द प्रिंसिपल ऑफ जस्ट सिंग्वेनस आ गया यहाँ क्वेश्चन, मीन्स नेशनलिटी इज बेस्ड ऑन डिसेंड एंड पेरेंटेज। डिसेंड एंड पेरेंटेज, तो बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए, ड्यूल नेशनलिटी मीन्स, तो ड्यूल नेशनलिटी का क्या मतलब है? तो ड्यूल नेशनलिटी का मतलब है कि दो नेशंस की नेशनलिटी, टू नेशनलिटीज साइमल्टेनियसली, एक टाइम पे जब अगर दो नेशनलिटीज हों तो उसको कहते हैं ड्यूल नेशनलिटी। चलिए, स्टेटलेसनेस मीन्स, स्टेटलेसनेस की हमने 3 एग्जांपल्स कवर की थी, डिटेल में केस देखा था हमने। रोहिंग्याज का देखा था, कुर्द कम्युनिटी का देखा था हमने सीरिया की, और उसके बाद हमने देखा था कि कार्ल मार्क्स जब वो पैदा होते हैं उनके पास प्रूशिया की सिटीजनशिप होती है, जर्मन सिटीजनशिप होती है, और जब उनकी डेथ होती है वो स्टेटलेसनेस होते हैं, उनके पास कोई सिटीजनशिप नहीं होती। तो क्या आंसर होगा? स्टेटलेसनेस मीन्स, स्टेटलेसनेस मीन्स हैविंग नो नेशनलिटी, जिसके पास कोई भी नेशनलिटी ना हो। तो बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे। विच कन्वेंशन एड्रेसेस द प्रॉब्लम ऑफ स्टेटलेसनेस पर्सन? तो कौन सा कन्वेंशन है जो स्टेटलेसनेस पर्सन की बात करता है? तो हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। ये एक्चुअली ये कन्वेंशन जो है, अगर सबसे पहले कन्वेंशन की बात की जाए तो वो कन्वेंशन है हेग कन्वेंशन ऑफ 1930। हेग कन्वेंशन ऑफ 1930। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा डिटेल में चीज़ें देख लो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि द हेग कन्वेंशन ऑफ 1930 जो था ये फर्स्ट इंटरनेशनल एफर्ट था, किसके लिए? टू रिड्यूस स्टेटलेसनेस बाय हार्मोनाइजिंग नेशनलिटी लॉज। बाद में 2 यूएन स्पेसिफिक कन्वेंशन भी आए थे स्टेटलेसनेस के लिए। जो फर्स्ट वन है वो है कन्वेंशन रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ स्टेटलेसनेस पर्सन 1954, और दूसरा है कन्वेंशन ऑन रिडक्शन ऑफ स्टेटलेसनेस 1961। तो सबसे पहला कन्वेंशन था कौन सा? हाग कन्वेंशन। हाग कन्वेंशन या हेग कन्वेंशन, HAGUE, हेग। कुछ लोग हैग्यू पढ़ते हैं, वैसे ये हेग होता है, HAGU साइलेंट है, हेग। तो हेग कन्वेंशन 1938 30 का 1930 का सबसे पहला कन्वेंशन है जो स्टेटलेसनेस पर्सन की बात करता है। उसके बाद 1947 के बाद या यूएन बनने के बाद 2 कन्वेंशन हो रहे थे, 1954 का और 1961 का।
तो यहाँ ऑप्शन में ना तो 1954 का था ना 1961 का था, इसलिए हमने मार्क किया ए। तो आपने याद रखना है ये एक 1930 का है, उसके बाद 1954 का है, फिर 1961 का कन्वेंशन है जो बात करता है स्टेटलेसनेस पे, जब किसी भी देश की सिटीजनशिप नहीं होती, नेशनलिटी नहीं होती किसी के पास। तो नेशनलिटी मीन्स, अच्छा सॉरी, नेचुरलाइजेशन मीन्स, तो नेचुरलाइजेशन क्या था? नेचुरलाइजेशन एक मीन पढ़ा था हमने सिटीजनशिप या नेशनलिटी लेने का। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी, द ग्रांट ऑफ नेशनलिटी आफ्टर फुलफिलिंग कंडीशंस ऑफ रेजिडेंस। हम ये डिटेल में कवर कर चुके हैं। चलिए, इन इंडिया नेशनलिटी इज गवर्न बाई, तो इंडिया में नेशनलिटी के लिए जो सबसे पहला एक्ट आया था वो आया था सिटीजनशिप एक्ट 1955 का। सिटीजनशिप एक्ट 1955 का आया था। अभी उसके बाद तो काफ़ी सारे और एक्ट आए हैं, लास्ट 2019 में भी एक आया था वो, जिस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, आगे हम देखेंगे, शायद मैंने डाला है। तो यहाँ इसका आंसर होगा ए पार्ट, 1955 का सिटीजनशिप एक्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक जो है वो सिटीजनशिप के रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जिनको ओसीआई कहते हैं, ओसीआई कार्ड होल्डर्स आर, ये कौन है? ओवरसीज सिटीजन्स हैं और इंडिया के हैं। कौन इनके साथ क्या मैच होगा? तो ये हैं नॉट फुल सिटीजन्स बट इंटाइटल्ड टू सर्टन राइट्स। ये पूरे तरीके से सिटीजन नहीं होते ओसीआई, ये इंडिया के सिटीजन हैं बट ये ओवरसीज सिटीजन हैं इंडिया के, तो कुछ राइट्स इनके पास होते हैं। बी होगा इसका, सी होगा इसका राइट आंसर। not full citizens but entitled to certain rights. Loss of nationality may occur by, तो renunciation, ठीक है, voluntary acquisition of another nationality, fraud in obtaining nationality। अगर आपने फ्रॉड से ली है नेशनलिटी तब भी खत्म की जाएगी। तो उसके बाद वॉलंटरी आप छोड़ रहे हैं, दूसरी जगह की नेशनलिटी ले रहे हैं, तो आपकी जो पुरानी नेशनलिटी है वो खत्म हो जाएगी। और रिनंसिएशन, ये हम चीज़ें डिटेल में कवर कर चुके हैं, जब रिनंसिएशन जब बंदा खुद छोड़ देता है। तो डी होगा इसका राइट आंसर। विच इंडियन आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो सिटीजनशिप की बात करता है? तो अभी हम पढ़ चुके हैं ऊपर, आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11। और एक्ट कौन सा था? 1955 का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है काफ़ी सारे एग्जाम्स में, ये आर्टिकल पूछा जाता है। टर्म डोमिसाइल इज क्लोजेस्ट टू, तो डोमिसाइल किसके क्लोजेस्ट है? परमानेंट रेजिडेंस, टेम्परेरी माइग्रेशन, रिफ्यूजी स्टेटस, रिलीजियस आइडेंटिटी। तो हमें पता है परमानेंट रेजिडेंस। ठीक है। विच बॉडी डील्स विद डिस्प्यूट रिलेटिंग टू नेशनलिटी अंडर इंटरनेशनल लॉ, अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई डिस्प्यूट है नेशनलिटी का, तो कौन सी बॉडी है जो ये डिस्प्यूट देखेगी? तो वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। यूएन के कितने आर्गन हैं और उसमें से कौन कौन से आर्गन हैं जिनका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में नहीं है, ये आप बताएंगे। टर्म डिजेनशिप, डेनिजेनशिप, सॉरी, टर्म डेनिजेनशिप इंपॉर्टेंट है। डेनिजेनशिप, तो डेनिजेनशिप का मतलब क्या होता है? डेनिजेनशिप, तो डेनिजेनशिप का मतलब होता है लिमिटेड नेशनलिटी ग्रांटेड टू फॉरेनर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 16 के साथ आएगा बी। ठीक है, 16 के साथ क्या आएगा? बी, इंपॉर्टेंट है। डेनिजेनशिप कैसे याद रखेंगे? डेनिजेनशिप, लिमिटेड नेशनलिटी ग्रांटेड टू फॉरेनर्स। ठीक है, फॉरेनर्स को जो हम लिमिटेड नेशनलिटी दी जाती है। द अफेक्टिव नेशनलिटी प्रिंसिपल वाज एम्फेसाइज्ड इन, अफेक्टिव नेशनलिटी प्रिंसिपल वाज एम्फेसाइज्ड इन, तो आप याद रखेंगे जो हमने अभी ऊपर बात की है, कौन सा? नोट बम केस, नोट बम केस। इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाई, तो इंडिया में सिटीजनशिप एक्वायर करने के तरीके क्या क्या हैं? पढ़ चुके हैं हम। बाई बर्थ होता है, यस। बाई डिसेंड होता है, यस। बाई रजिस्ट्रेशन होता है, बाई नेचुरलाइजेशन होता है। तो राइट आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 का आया था वो क्या बात करता था? क्या बात करता था वो? 2019 का जो
CAA आया था जिस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, वो कहता था कि बाप से आया हुआ कोई भी पर्सन, BAP, बाप, बाप, B फॉर बांग्लादेश, A फॉर अफगानिस्तान, P फॉर पाकिस्तान, इस निमोनिक से आप याद रखेंगे कि BAP से आया हुआ कोई भी नॉन मुस्लिम अगर इंडिया में आता है तो उसको सिटीजनशिप दी जाएगी। तो क्या होगा राइट आंसर? रिफ्यूजी फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रिफ्यूजीज आर डिफरेंट फ्रॉम नेशनल बिकॉज, तो रिफ्यूजीज और नेशनल्स में डिफरेंस हमने बहुत अच्छे से देखा है। तो क्या डिफरेंस है? दे आर नॉन सिटीजन्स सीकिंग प्रोटेक्शन, ये नॉन सिटीजन्स होते हैं, इनको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। इनको रिफ्यूजी जो हैं वो इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन कैसे होते हैं हमने देखा अपनी कंट्री में। फिर वो जब बाउंड्री पे पहुंचते हैं तो वहाँ उनको असाइलम सीकर कहा जाता है। कंट्री में इंटर हो गए तो रिफ्यूजी हो गए। उसके बाद उनको अगर असाइलम मिल गया तो वो क्या होते हैं? असाइली, जिनको असाइलम मिल जाता है। तो जैसे हमने केस देखा था दलाई लामा का, डिटेल में देखा था हमने अपने लास्ट लेक्चर में। एक्स्ट्राडिशन मीन्स, तो एक्स्ट्राडिशन का क्या मतलब होता है? एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है, डिटेल में हमने कवर किया था कि अगर चाइना से या तिब्बत से हमारे पास दलाई लामा आए तो अगर हम दलाई लामा को असाइलम ना देते तो हमारे पास ऑप्शन था, हम उनको वापस कर देते। चाइना हमें रिक्वेस्ट करता कि ये क्राइम करके आए हैं, इनको वापस करो, तो हम अगर वापस कर देते तो वही होता एक्स्ट्राडिशन। तो एक्स्ट्राडिशन क्या होता है? सरेंडर ऑफ अ फ्यूजिटिव क्रिमिनल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। कोई भी मीन्स भागी आदमी जो क्राइम करके भाग जाता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, उसको अगर हम वापस सरेंडर कर देते हैं तो वो होता है एक्स्ट्राडिशन। तो बी होगा राइट आंसर। इन इंडिया एक्स्ट्राडिशन इज गवर्न बाई, तो इंडिया के लिए हम देख चुके हैं एक्स्ट्राडिशन के लिए एक्स्ट्राडिशन एक्ट है 1962 का, याद रखेंगे 1962 का एक्ट है एक्स्ट्राडिशन के लिए। ठीक है, 1962 में इंडिया चाइना वार लड़ी गई थी, याद रखेंगे आप, बी होगा राइट आंसर। पढ़ चुके हैं हम ये भी डिटेल में। एक्स्ट्राडिशन रिक्वायर्स, तो एक्स्ट्राडिशन में क्या क्या चाहिए? एक ट्रीटी होनी चाहिए स्टेट्स के बीच में, हाँ। कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के बेस पे भी किया जाता है, म्यूनिसिपल लॉ के बेस पे भी एक्स्ट्राडिशन होता है। तो डी होगा इसका राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। चलिए, द प्रिंसिपल ऑफ डबल क्रिमिनलिटी मीन्स, डबल क्रिमिनलिटी का मतलब क्या होता है? डबल क्रिमिनलिटी मीन्स इंडिया का कोई पर्सन ए है, वो यहाँ से क्राइम करके चला जाता है यूएस से, तो जो क्राइम उसने यहाँ किया है अगर वो यूएसए में भी वो चीज क्राइम में आती है तो उसको कहते हैं डबल क्रिमिनलिटी। ऑफेंस मस्ट बी पनिशेबल इन बोथ द स्टेट्स, जहां से वो भागा है और जहां वो भाग के गया है। तो 24 के साथ होगा, ए होगा हमारा राइट आंसर। चलिए, पॉलिटिकल ऑफेंसेस आर, तो पॉलिटिकल ऑफेंसेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो पॉलिटिकल ऑफेंसेस के लिए हमने पढ़ा था कि पॉलिटिकल ऑफेंसेस एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एक्स्ट्राडिशन। पॉलिटिकल ऑफेंसेस एक्सक्लूड होते हैं एक्स्ट्राडिशन से। अगर कोई पॉलिटिकल ऑफेंस करके किसी स्टेट में जाता है तो उस स्टेट की वो ड्यूटी है कि वो उसको वापस ना भेजे। क्यों? वापस भेजेगा तो वो मार दिया जाएगा। तो ए होगा इसका राइट आंसर। रूल ऑफ स्पेशलिटी इन एक्स्ट्राडिशन मीन्स, तो रूल ऑफ स्पेशलिटी क्या है हमने डिटेल में कवर किया था कि अगर कोई एक पर्सन है जो हमारे यहाँ सपोज करो इंडिया में 8-10 क्राइम करके गया है, वो यूएसए चला गया है या यूके चला गया है या कहीं भी चला गया है, तो हमने रिक्वेस्ट किया है कि उसको एक्स्ट्राडिशन करने के लिए। तो हमने बताया है ये यहाँ क्राइम क्या करके गया है, ये करके गया है मनी फ्रॉड करके गया है। हालांकि उसके पास 10 केस और भी हैं, बट हमने एक्स्ट्राडिशन मांगा है किसके लिए? फ्रॉड के लिए। तो जब हम वापस लाएंगे उसको तो उसके ऊपर वही केस होगा, उसी के लिए पनिशमेंट होगी जिसके लिए उसको वहां से वापस भेजा गया है। तो यही होता है रूल ऑफ स्पेशलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 26 के साथ क्या बनेगा? एक्स्ट्राडिटेड पर्सन जो होगा विल ओनली बी ट्राइड फॉर द ऑफेंस फॉर विच एक्स्ट्राडिशन वाज ग्रांटेड, जिसके लिए उसको एक्स्ट्राडिशन ग्रांट किया गया है उसी के लिए उसको सजा मिलेगी। कौन से 2 हाई प्रोफाइल इंडिया के केस हैं एक्स्ट्राडिशन के? हमने डिटेल में कवर किए हैं, कंडीशन बताई है, स्टेटस क्या है, कौन कौन सा फ्रॉड किया है, लेक्चर देखें पता चल जाएगा। नीरव मोदी और विजय माल्या दोनों के केस हमने किए। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड यूके एग्जिस्ट, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हमारे में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो इंडिया और यूके के बीच में है, आज के टाइम में हमने पढ़ी भी थी, वो 1992 की ट्रीटी है। तो आप ये समझेंगे तो क्वेश्चन आप गलत कर देंगे, ठीक है, और एग्जामिनर ऐसा तभी डालेगा कि वो क्वेश्चन आपसे गलत कराना चाहेगा। तो इंडिया और यूके में है ट्रीटी 1992 की है, बट एक पुरानी ट्रीटी भी है 1857 की। तो राइट आंसर इसका ए है। क्या है ये ट्रीटी, देख लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं चीजें, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड ब्रिटेन, ब्रिटिश इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जो पुरानी ट्रीटी है वो जाती है 1857 की, जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, पता है हमें, ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के टाइम की ये ट्रीटी है। ये कोई मॉडर्न बाइलेटरल ट्रीटी नहीं है, बट रेदर अ सेट ऑफ अरेंजमेंट्स विद इन द ब्रिटिश एम्पायर फॉर ट्रांसफरिंग फ्यूजिटिव्स बिटवीन ब्रिटिश टेरिटरीज इंक्लूडिंग इंडिया। और आज़ादी के बाद जो एक जो मॉडर्न टाइम में आज़ादी के बाद जो ट्रीटी हुई, ये ट्रीटी तो आउटडेटेड हो गई। तो आज के टाइम में जो ट्रीटी है वो साइन हुई थी 22 सितंबर 1992 को, और ये केम इनटू फोर्स हुई थी 15 नवंबर 1993 को। तो ये याद रखना है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था, यहाँ पूछा था एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एग्जिस्ट सिंस, कब से एग्जिस्ट कर रही है, 1857 से एग्जिस्ट कर रही है, हाँ कर रही है, बट ये आउटडेटेड ट्रीटी है। जो प्रेजेंट टाइम की ट्रीटी है वो 22 सितंबर को साइन हुई थी, 22 सितंबर 1992, और केम इनटू फोर्स ये होती है 15 नवंबर 1993 में, ऑलमोस्ट 10-11 महीनों के बाद, ठीक है। विच कंट्री रिफ्यूज्ड एक्स्ट्राडिशन ऑफ रोमन पोलेंस्की, तो रोमन पोलेंस्की एक पर्सन था, इसका एक्स्ट्राडिशन फ्रांस ने रिफ्यूज कर दिया था, आप याद रखेंगे। ऐसे कैसे याद रहेगा जब आपको पता ही नहीं ये क्या था, केस था। तो थोड़ी सी इसकी हम डिटेल भी देख लेते हैं। फ्रांस ने रिफ्यूज किया था एक्स्ट्राडिशन ऑफ रोमन पोलेंस्की टू यूनाइटेड स्टेट्स वेयर ही फेस्ड सेंटेंसिंग फॉर अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ माइनर इन 1977 का ये केस है मेनली फॉर लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन। लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन की वजह से ये इनका एक्स्ट्राडिशन रिफ्यूज किया था फ्रांस ने। क्यों किया होगा, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? फ्रांस कहता है कि जो हमारे अपने नेशनल्स हैं हम उनका एक्स्ट्राडिशन नहीं करते। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, फ्रांस डज नॉट एक्स्ट्राडाइट ऑन नेशनल्स, अपने नेशनल्स को वो एक्स्ट्राडाइट नहीं करता, ठीक है। सपोज करो इंडिया का कोई पर्सन है जो यूएसए में रह रहा है, वहां कोई क्राइम करके इंडिया में भाग के आ जाता है, तो वो इंडिया का सिटीजन है, तो इंडिया सोचेगा उसको वहां भेजने में, ठीक है। तो पोलेंस्की होल्ड फ्रेंच सिटीजनशिप थी इनके पास, एंड अंडर आर्टिकल नंबर 694 696 4 ऑफ फ्रेंच कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो 696-4 ऑफ फ्रेंच कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत फ्रांस जो है वो अपने ही पर्सन्स का एक्स्ट्राडिशन नहीं करता। दूसरा है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी लिमिटेशन। ऑल्दो देयर इज एन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बिटवीन फ्रांस एंड यूएसए में 1996 की एक ट्रीटी है, बट इट अलाउज ईच स्टेट टू रिफ्यूज एक्स्ट्राडिशन ऑफ इट्स ओन सिटीजन्स। तो कुल मिला के दोनों केसेस में फ्रांस जो है वो अपने सिटीजन्स का एक्स्ट्राडिशन नहीं करता। तो ये केस था 1977 का रोमन पोलेंस्की का, तो फ्रांस ने इसको रिफ्यूज किया था। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। आर्ट डिडेर जुडिकेर, या इसको एट जुडिकेर भी कहते हैं। आर्ट डिडेर आर्ट जुडिकेर या एट जुडिकेर, सॉरी, ये लेटिन वर्ड्स होते हैं, लेटिन टर्मिनोलॉजी होती है, तो थोड़ी से प्रोनाउंस करने में दिक्कत आती है। तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स्ट्राडाइट करना या प्रोसिक्यूट करना। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये, इसलिए यहाँ डाला है, ठीक है। एट जुडिकेर क्या मतलब है इसका, एक्स्ट्राडाइट और प्रोसिक्यूट, तो ए होगा इसका राइट आंसर। विच एक्ट एम्पावर्स इंडिया टू एक्स्ट्राडाइट इवन विदाउट अ ट्रीटी, तो कौन सा एक्ट है जो इंडिया का एक्ट है, एम्पावर करता है इंडिया को कि ट्रीटी के बगैर भी हम एक्स्ट्राडाइट कर सकते हैं, एक्स्ट्राडिशन कर सकते हैं अगर कोई हमारे यहाँ क्रिमिनल आता है। तो कौन सा एक्ट है, अभी जो हमने पढ़ा है पीछे इंडिया का एक्ट, एक्स्ट्राडिशन एक्ट
1962 हमारा एक ही एक्ट है जो फर्स्ट एक्ट है, एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 का सेक्शन 3 का सेक्शन सब सेक्शन 4, ठीक है, तो याद रखना है, इंडिया चाइना वार वाला ईयर। पर्सन्स कांट बी एक्स्ट्राडाइटेड फॉर, तो किस किस को नहीं कर सकते, ये पढ़ चुके हैं हम, एक्सेप्शन है, पॉलिटिकल ऑफेंसेस हो नहीं करने होते, मिलिट्री ऑफेंसेस हो नहीं एक्स्ट्राडाइट करने होते, तो रिलीजियस ऑफेंसेस हो तो नेक्स्ट नहीं एक्स्ट्राडाइट करने होते। क्यों? क्योंकि इनमें जान का खतरा होता है, इनमें जान का खतरा है। चलिए डिटेल में हमने चीजें की हैं। इंडिया साइन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी विद यूएई इन, इंडिया ने यूएई के साथ कब एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन की थी? तो कब की थी? ये की थी जब जम्मू एंड कश्मीर में पीडीपी बना था। तो पीडीपी पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के फाउंडर थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, कब? 1999 में। चीज़ें इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, बट कोरिलेट करके हम चीज़ें याद कर सकते हैं। तो इंडिया साइन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी विद यूएई इन 1999, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ थोड़ी इसकी डिटेल दी हुई है। इंडिया साइन इट्स एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी विद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई इन 1999, साइन की थी ये 25 अक्टूबर 1999 में एंड केम इनटू फोर्स इन 2000। दिस ट्रीटी अलोज बोथ कंट्रीज टू एक्स्ट्राडाइट क्रिमिनल स्पेशली इन केस ऑफ टेररिज्म में, मनी लॉन्ड्रिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या अदर सीरियस ऑफेंसेस में दोनों कंट्रीज एक दूसरे के क्रिमिनल को का एक्स्ट्राडिशन करेंगी। इंटर प्रोटोकॉल प्लेज रोल इन एक्स्ट्राडिशन बाई इशूइंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 34 क्या है, कैसे याद रखेंगे? इंटरपोल, इंटरपोल प्ले रोल, रोल अदा करता है एक्स्ट्राडिशन का। कैसे? इंटरपोल इशू करता है रेड नोटिस, तो याद रखेंगे रेड नोटिस क्या है ये जानते हैं। इंटरपोल प्लेज रोल इन एक्स्ट्राडिशन बाय इशूइंग रेड नोटिस, तो बी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो क्या है, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। व्हाट इज इंटरपोल? तो इंटरपोल का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल, INTER से आ गया इंटरनेशनल, क्रिमिनल तो पोल से पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है। 1923 में वेना, जो कि ऑस्ट्रिया का एक शहर है, वहां क्या हुआ था? ओरिजिनली हैज एन इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन हुआ करता था। तो सबसे पहले ये इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना था, इसका फुल नाम है ये, बट बना था 1923 में एज इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लियोन, फ्रांस में। मेंबर कितने हैं? 195 कंट्रीज हैं। ऑलमोस्ट यूनिवर्सल मेंबरशिप है आज के टाइम में। क्या गोल है, क्या मोटो है इसका? कनेक्टिंग पुलिस फॉर सेफर वर्ल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसका मोटो है? इंटरपोल का, कनेक्टिंग पुलिस फॉर सेफर वर्ल्ड। नेचर क्या है? नॉट अ सुपर नेचुरल पुलिस फोर्स, ये कोई सुपर नेचुरल पुलिस फोर्स नहीं है जो अरेस्ट करके क्रिमिनल को लाएगी। इट डज नॉट अरेस्ट पीपल, इंस्टेड इट फैसिलिटेट्स कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन नेशनल फोर्सेस। तो अलग अलग स्टेट्स की जो फोर्सेस होती हैं उनके बीच में ये कोऑर्डिनेट कराती है, कोऑपरेट कराती है एक्स्ट्राडाइट करने के लिए, अगर कोई क्रिमिनल जो है वो किसी दूसरी स्टेट में आ गया है, ठीक है। इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं? ये कुछ नोटिस इशू करता है, इश्यूज नोटिस या अलर्ट्स टू मेंबर स्टेट्स, ठीक है। जैसे रेड नोटिस क्या है? जो वांटेड पर्सन होते हैं एक्स्ट्राडिशन के लिए या अरेस्ट के लिए, तो उनको जो नोटिस सर्व किया जाता है तो वो रेड नोटिस है। तो इस फर्स्ट इसका आंसर क्या था? इंटरपोल जो है एक्स्ट्राडिशन में क्या रोल अदा करता है? रेड नोटिस इशू करता है। और क्या है? ब्लू नोटिस टू कलेक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन, ग्रीन नोटिस टू वार्न अबाउट क्रिमिनल एक्टिविटीज, पर्सन लाइकली टू कमिट क्राइम्स, येलो नोटिस टू लोकेट मिसिंग पर्सन, ब्लैक नोटिस फॉर अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए ब्लैक नोटिस होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑरेंज नोटिस फॉर डेंजरस मटेरियल या ऑब्जेक्ट्स, पर्पल नोटिस फॉर मोडस ऑपरेंडी या क्रिमिनल टेक्निक्स। तो यहाँ आपने हल्का सा आपको आइडिया होना चाहिए कि इंटरपोल क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट करता है स्टेट्स की पुलिस के साथ, कोऑपरेट करता है किसके लिए? जो क्राइम किया करके पर्सन वहां आया है उसको लोकेट करने के लिए, लोकेट करके उसको आइडेंटिफाई कराने के लिए, अरेस्ट करा के हेल्प करने के लिए। तो रेड नोटिस इसमें इंपॉर्टेंट है जो एक्स्ट्राडिशन पर्सन के लिए होता है, ठीक है। तो चलिए,
तो ये चीज़ें हैं, आप खुद पढ़ सकते हो, जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट इज प्रोसेस्ड इन इंडिया बाई, तो होम मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व होती है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमें लगता है कि शायद एक्स्ट्राडिशन की बात है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर होगी, बट ऐसा नहीं है। कौन सी मिनिस्ट्री होती है, तो ये होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, अमित शाह वाली मिनिस्ट्री। ठीक है, चलिए। असाइलम मीन्स, असाइलम हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। तो असाइलम क्या होता है, असाइलम होता है ग्रांट ऑफ रिफ्यूजी एंड प्रोटेक्शन टू अलाइन अगेंस्ट रिक्वेस्टिंग स्टेट। ठीक है, असाइलम देना, असाइलम मीन्स जो रिफ्यूजी है उसको पनाह देना, प्रोटेक्शन देना, जैसे हमने दलाई लामा को दी। टेरिटोरियल असाइलम इज ग्रांटेड, तो दो तरह के हमने असाइलम पढ़े थे, टेरिटोरियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। तो टेरिटोरियल असाइलम जो है वो विद इन द कंट्री ऑफ स्टेट में दिया जाता है, विद इन द कंट्री, विद इन द टेरिटरी ऑफ द स्टेट, एक स्टेट की टेरिटरी के अंदर अगर हम देते हैं तो वो टेरिटोरियल असाइलम है। तो टेरिटरी के बाद मीन्स बाहर कहीं एम्बेसी में दे दिया, वारशिप में दे दिया, या एयरक्राफ्ट में दे दिया, तो इसको कहते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। डिप्लोमेटिक असाइलम रेफर्स टू असाइलम ग्रांटेड इन, तो डिप्लोमेटिक असाइलम कौन से होते हैं, डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेट हम हमारे कहाँ होते हैं, एम्बेसी में। तो जो एम्बेसी में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम दिए जाते हैं वो होते हैं डिप्लोमेटिक असाइलम, तो ए होगा इसका राइट आंसर। चलिए, विच केस डेल्ट विद डिप्लोमेटिक असाइलम, तो डिप्लोमेटिक असाइलम के साथ जुड़ा हुआ एक केस जो है वो याद रखना है आपने। वो कौन सा केस है, वो केस है असाइलम केस कोलंबिया वर्सेस पेरू 1950 का। ठीक है, तो 1939 के साथ हो गया, 39 के साथ हो गया बी। पॉलिटिकल असाइलम इज जनरली ग्रांटेड फॉर, तो पॉलिटिकल असाइलम किसके लिए दिए जाते हैं, पॉलिटिकल ऑफेंसेस के लिए। तो 40 के साथ होगा हमारा ए होगा राइट आंसर। इसमें एक्स्ट्राडिशन को अवॉइड करते हैं जब कोई पॉलिटिकल क्राइम करके आया होता है। राइट टू असाइलम इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हम पढ़ चुके हैं। राइट टू असाइलम किस में आता है, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 आर्टिकल नंबर 14, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 का डिफाइन करता है एक रिफ्यूजी को, 5 क्राइटेरियाज हमने बताए थे। तो यहाँ आंसर तो ये होगा, पर्सन आउटसाइड देयर कंट्री फीयरिंग परसिक्यूशन, बट जो 5 क्राइटेरिया थे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपने हमारा लेक्चर देखा है, लेक्चर नंबर 103, नहीं देखा तो देख के आए। विच प्रोटोकॉल एक्सटेंड द 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन, तो किसी भी कन्वेंशन को जब हम अमेंड करते हैं तो उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो 1951 का जो रिफ्यूजी कन्वेंशन था उसको अमेंड किया था, तो कौन सा प्रोटोकॉल था, हमने पढ़ा है 1967 का प्रोटोकॉल, दोनों हम ये डिटेल में कवर कर चुके हैं। तो इंडिया सिग्नेटरी है या नहीं रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 का, तो ना तो वो 1951 के रिफ्यूजी कन्वेंशन का सिग्नेटरी है इंडिया, ना 67 के प्रोटोकॉल का सिग्नेटरी है इंडिया। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी। क्यों नहीं है, क्या है, हम कैसे एक्स्ट्राडिशन करते हैं, कैसे असाइलम देते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। असाइलम ग्रांटेड ऑन वारशिप इज नॉन एज, तो वारशिप में जो दिए जाते हैं वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम है, पढ़ चुके हैं हम। तो 45 के साथ होगा हमारा बी होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफोलमेंट मीन्स, तो नॉन रिफोलमेंट का प्रिंसिपल क्या था कि कोई भी रिफ्यूजी अगर हमारे पास आता है, उसकी जान को खतरा है, तो आप उसको वापस नहीं भेजेंगे। तो रिफ्यूजी शुड नॉट बी एक्सपेल्ड और रिटर्न टू डेंजर, उनकी जान को आप खतरे में नहीं डालेंगे क्योंकि पहले ही उनको वहां मारा जा रहा है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर पॉलिटिकल असाइलम इनडायरेक्टली थ्रू डीपीएसपी, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं असाइलम की बात है तो डायरेक्टली तो नहीं है बट इनडायरेक्टली है, आर्टिकल 51 के तहत। इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करके हमने उन क्या नाम है दलाई लामा को असाइलम दिया था। तो ये आपने याद रखना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन पॉलिटिकल असाइलम, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में बात नहीं करता, बट इट इज अंडरस्टूड इनडायरेक्टली, हमें समझ आता है डीपीएसपी से। डीपीएसपी कहाँ है, पार्ट 4 में। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल्स में है ये आप मुझे बताएंगे। तो डीपीएसपी में कहाँ, आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ये डायरेक्ट करता है स्टेट को टू फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ओब्लिगेशंस एंड एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। तो बेस्ड
ऑन दिस प्रिंसिपल हमने पॉलिटिकल असाइलम दिया था। किसको? हमने दलाई लामा को, जो कि तिब्बत के रिफ्यूजी थे, उनको असाइलम दिया था। तो असाइलम लेना उनका राइट था, तो हमने दिया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट तरीके से आर्टिकल 51 जो डीपीएसपी है वो बात करता है क्या कि इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटी को हमने मानना है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट को हमने रिजॉल्व करना है। तो इनडायरेक्ट तरीके से हम कह सकते हैं कि इसी आर्टिकल के तहत हम किसी को असाइलम दे सकते हैं। तो हमने इसी का इस्तेमाल करके दलाई लामा को दिया था। विच लीडर टुक असाइलम इन 1954? तो तिब्बतियन अपराइजिंग हमने डिटेल में कवर किया है। ठीक है, 1959 में जब दलाई लामा को लगा कि उनकी जान पे खतरा आ सकता है, तो वो इंडिया में आए। कौन कौन से रास्ते से आए, कैसे आए, कहाँ इंटर हुए, सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो दलाई लामा तिब्बत, अभी ये धर्मशाला में है, पढ़ चुके हैं। एडवर्ड स्नोडन वाज ग्रांटेड असाइलम इन, हमने 3 केस इंपॉर्टेंट वहां भी कवर किए थे, यहाँ भी कर रहे हैं। दलाई लामा का केस तो डिटेल में कवर किया। दूसरा इंपॉर्टेंट केस क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट केस है एडवर्ड स्नोडन का। तो इनको असाइलम कहाँ मिला था? तो इनको असाइलम मिला था रशिया में। याद रखना है क्या था ये, थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि याद रहे आपको। एडवर्ड स्नोडन जो कि फार्मर एनएसए कंट्रैक्टर थे, हु लीक्ड यूएस सर्वेलेंस प्रोग्राम, इन पे आरोप लगा था कि इन्होंने यूएस सर्वेलेंस प्रोग्राम को लीक किया है। इनको असाइलम दिया था रशिया ने। ठीक है, इनिशियली ग्रांटेड टेम्परेरी असाइलम, पहले तो इन्होंने टेम्परेरी असाइलम दिया था अगस्त 2013 में। लेटर रशिया एक्सटेंडेड हिज रेजिडेंसी परमिट मल्टीपल टाइम, काफ़ी टाइम वो आगे बढ़ाते रहे, और 2020 में इनको परमानेंट असाइलम दे दिया, परमानेंट रेजिडेंसी इनको मिल गई रशिया में। इन 2020 ही वाज ग्रांटेड रशियन सिटीजनशिप, दे दी इनको पुतिन ने। तो 2022 में इनको रशियन सिटीजनशिप भी मिल चुकी है। इंपॉर्टेंट केस है। तो ये जो केस 2-4 इंपॉर्टेंट केस होते हैं, ये एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं। तो एडवर्ड स्नोडन को किसने दिया था? रशिया ने दिया था। कब दिया था? इन पे क्यों आरोप लगे थे कि यूएस सर्वेलेंस प्रोग्राम को लीक किया है। तो यूएसए ने रिक्वेस्ट किया था इनको कि हमें दे दो वापस, तो इन्होंने नहीं दिया। और इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए टेम्परेरी असाइलम दिया, फिर मल्टीपल टाइम बढ़ाया, और फाइनली परमानेंट रेजिडेंसी दी 2020 में, और सिटीजनशिप इनको आज के टाइम में ये रशिया के सिटीजन है। फिर नेक्स्ट है जूलियन एसेंज सॉट असाइलम इन। तो जूलियन एसेंज को असाइलम कहाँ मिला था? तो इनको मिला था कहाँ? लंदन में। लंदन में इनको मिला था। कहाँ? ये इनका एक्वाडोर की इसमें एम्बेसी में। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं डिटेल में। जूलियन असेंज जो थे, इन्होंने, ये फाउंडर हैं विकीलीक्स के। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ विकीलीक्स? जूलियन असेंज। इनको असाइलम मिला था एक्वाडोर की एम्बेसी में, लंदन में। तो एम्बेसी होती हैं हर कंट्रीज की। हमारी एम्बेसी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में इंडियन असेंबली है, एम्बेसी है, यूएसए में है, सऊदी में है, हर कंट्रीज में एम्बेसीज हमारी होती हैं। तो ऐसे एक्वाडोर की जो एम्बेसी थी लंदन में, 2012 में इनको असाइलम मिला था। तो इसको हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम कहेंगे। क्यों दिया था? टू अवॉइड एक्स्ट्राडिशन टू स्वीडन, अवर सेक्सुअल असॉल्ट एलिगेशन एंड पोटेंशियल ऑनवर्ड एक्स्ट्राडिशन to United States for publishing and classified documents. Ecuador granted him political asylum in August 2012. He stayed inside Ecuadorian embassy in London for almost 7 years. 2012 से लेकर 2019 तक। 2019 में एक्वाडोर रिवोक्ड हिज असाइलम एंड यूके पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया था, और आज के टाइम में वो फाइट कर रहे हैं एक्स्ट्राडिशन टू यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। ठीक है, तो ए होगा इसका राइट आंसर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हमने डिटेल में कवर कर लिए। नेशनलिटी, एक्स्ट्राडिशन, असाइलम आपका बढ़िया तरीके से हो गया है। पहले हमने डिटेल में कवर किया, उसके बाद हमने एमसीक्यूज लाए। तो इंटरनेशनल लॉ का आपका फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक रह गया है, उसके बाद 5 टॉपिक सेकंड यूनिट के हैं। तो जल्दी हम ये कंप्लीट करेंगे। तो इसके बाद हम टॉप ऑलमोस्ट 3000 एमसीक्यूज कराएंगे और यूनिट वाइज क्विक रिवीजन करवाएंगे। इतना ही पॉसिबल हो सकेगा। हमारे नोट्स अवेल करने के लिए हमें व्हाट्सअप करें। थैंक यू सो मच।